नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी। आज हम इनसे कई मुद्दों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक कैरियर के बारे में। जनता के बीच में सरकारों के प्रति ना कोई विश्वास था, न सरकार के प्रति एक काम करने कोई जो उनकी शैली थी उसको अच्छे ढंग से देखते थे। हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद सबसे बड़ी बात जो उत्तर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था भंग थी, बिल्कुल न महिलाएं सुरक्षित थी, न किसान सुरक्षित था, न व्यापारी सुरक्षित था। तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आते के साथ ही योगी आदित्यनाथ जी ने सरकार के प्रति विश्वास कायम किया। मुजफ्फरनगर के मूल निवासी और योगी मंत्रिमंडल में कौशल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल असाधारण व्यक्तित्व के मालिक और बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। राजनीति के शिखर पर पहुंचने वाले कपिल देव अग्रवाल के पिता सरकारी मुलाजिम थे। 8 भाई बहनों के परिवार से ताल्लुक रखने वाले कपिल देव का राजनीति की ओर रुझान युवा अवस्था से ही था। तमाम सामाजिक और व्यावसायिक संगठनों से जुड़े कपिल देव बीजेपी की विचारधारा से प्रभावित होकर एक बार जो पार्टी से जुड़े तो फिर पार्टी के ही होकर रह गए। पहले पेशे से पत्रकार और अपनी निजी विज्ञापन एजेंसी चलाने वाले कपिल देव अग्रवाल धीरे धीरे राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रमते चले गए। सरल स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व के मालिक कपिल देव अग्रवाल की पार्टी में ही नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी एक अलग स्वीकारता है। 2006 में मंत्री जी को दोबारा से नगर पालिका चेयरमैन के लिए टिकट मिला। उसमें सपा का जो प्रतिद्वंदी था उसको काफ़ी भारी मतों से मंत्री जी ने हराया और मुजफ्फरनगर का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया। मुजफ्फरनगर के शहरवासियों में मंत्री जी काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं। छोटे से छोटा बच्चा भी उनको नाम से जानता है। सारा न्यूज़ ब्यूरो। अभी आपने देखा कपिल देव अग्रवाल जी का संघर्ष से भरा हुआ एक राजनीतिक जीवन। कपिल देव अग्रवाल जी, हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। अभी मैं देख रहा था आपका किस तरह से आपका संघर्ष से भरा हुआ एक राजनीतिक जीवन था। क्या लगता है कि क्या क्या संभावनाएं हैं और आपके विभाग में? देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से उन्होंने प्रथम कार्यभार संभाला, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी 2017 से लगातार इस विभाग को बहुत गंभीरता से लेकर के चल रहे हैं। युवाओं के प्रति उनकी बहुत संवेदना है और युवा जब स्किल्ड होगा, जब उसके पास हुनर होगा, तभी इस देश का जो आत्मनिर्भर भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री करते हैं, यानी युवा आत्मनिर्भर होगा तो यहाँ के उद्योग जगत आत्मनिर्भर होगा और वो तो देश की इकोनॉमी बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा और उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर होगा तो भारत आत्मनिर्भर होगा। इसी थीम पर हम लोग काम कर रहे हैं। अग्रवाल जी, आप वेस्टर्न यूपी से आते हैं और वेस्टर्न यूपी की राजनीति तो सब जानते हैं किस तरह के संघर्ष भरी एक राजनीति रहती है, जातीय समीकरण रहते हैं। तो कहाँ से आपने राजनीतिक जीवन शुरुआत की? ऐसा नहीं, मैं एक बहुत साधारण परिवार से हूँ। मेरे पिताजी बहुत छोटी सी नौकरी करते थे। जैसे युवाओं के बच्चों के जीवन में संघर्ष रहता है तो हमारे जीवन में संघर्ष रहा। छोटा छोटा काम, छोटा व्यवसाय, छोटी सी दुकान, सामान्य पढ़ाई। लेकिन मेरा सौभाग्य ये है कि बचपन से ही मुझे संघ का सानिध्य मिला, आरएसएस का, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सानिध्य में रह करके हमने सामाजिक समरसता, सामाजिक कठिनाइयाँ, उसमें कैसे हम जाके काम कर सकते हैं। जातिवाद का तो संघ में कोई विषय नहीं है, यानी पूरे समाज के लिए हम लोग काम करते हैं। तो उसके नाते मुझे हर वर्ग को जाने का, उनसे बातचीत करने का, उनको समझने का अवसर प्राप्त हुआ और बिल्कुल धरातल पे काम होता है। पढ़ाई लिखाई वेस्टर्न यूपी से हुई? जी, मैंने वहीं से ग्रेजुएशन किया मुजफ्फरनगर से। मुझे पत्रकारिता में रहने का थोड़े दिन अवसर मिला, उसके कारण से भी मुझे सामाजिक क्षेत्र में, अधिकारियों में, उद्योगपतियों में जाना, गरीब आदमी जाना, मजदूरों के लिए भी मैंने संघर्ष करने का काम किया। जब मजदूरों के साथ न्याय होता है, एक बड़ा आंदोलन हमारे मुजफ्फरनगर में हुआ, उसमें भी लगातार मैं धरने में, प्रदर्शन में उनको उनके अधिकार दिलवाने के लिए लगातार संघर्ष करता रहा। अच्छा अग्रवाल जी, एक जानना चाहते हैं, पत्रकार आप रहे, पत्रकारिता और राजनीति में कितनी समानता आप देखते हैं? अलग अलग फील्ड हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के सपोर्टर भी हैं, एक दूसरे के पूरक भी हैं। मुझको विशेष लाभ ये हुआ कि पत्रकारिता में रहने के बाद चीज़ों को, परिस्थितियों को समझने का मौका मिला और बहुत गहराई से किसी गरीब व्यक्ति के आंसू पहुँचने के लिए आप जाएंगे तो एक पत्रकार एक
अपनी लेखनी के माध्यम से उसके आंसू पहुंच सकता है, उसकी बात ऊपर तक पहुंचा सकता है। कई बार जब आवाज़ सामान्य व्यक्ति की, अधिकारी के कान तक नहीं पहुंचती, शासन और सत्ता तक नहीं पहुंचती, तो पत्रकार की लेखनी के माध्यम से पहुंच जाती है। अग्रवाल जी, हर व्यक्ति के जीवन में कोई राजनीतिक गुरु होता है, शुरुआत वहाँ से करता है। कौन राजनीतिक गुरु था? मैंने बताया आपको, संघ का तो मुख्य रूप से हमारे तो परम पूज्य भगवत जी हमारा गुरु है, हमने उसी को गुरु माना, उसी से प्रेरणा लेकर हमने जीवन को आगे बढ़ाया। पर राजनीतिक क्षेत्र में डॉक्टर सुरेश संगल हमारे यहाँ विधायक रहे हैं, और जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था तो गली गली माइक लेकर घूमते थे। वो माइक, रिक्शा के ऊपर माइक होता था, उसके पीछे चलते थे और मीटिंगें करना, लोगों को मोटिवेट करना, और शिला पूजन, राम ज्योति पूजन, तो इस प्रकार का आंदोलन चलते थे। तो रिक्शाओं में जब लोग इकट्ठा करते घूमते थे, उन्होंने मेरे हाथ में माइक दिया कि लो बोल, तो बोल नहीं पाया। तो मुझको लगता था कि माइक की आवाज़ वापस मेरे कानों के अंदर आ रही है। तो मैंने, गुरुजी मैं नहीं बोल पा रहा हूँ, आप बोलिए। कहने नहीं, बोल, यहीं से बोलना सीखेगा। तो माइक पे बोलने का मुझे अवसर सुरेश संगल जी ने दिया, और उनका बहुत शुद्ध उनका जीवन रहा और बहुत संवेदनशील थे। 2 बार विधायक रहे, उसके बाद उन्होंने राजनीति छोड़ दी। तो मुझको लगा कई चीज़ें आज भी हमको कोई दिक्कत होती है तो उनके पास जाके बहुत सारी चीज़ें हम उनके पूछने का काम करते हैं। परिवार के लोग चाहते थे कि आप राजनीति में आए? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, संयोग से आ गए। पिताजी की क्या इच्छा थी? पिताजी तो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं थे, सरकारी सेवा में थे। कुछ नहीं, पिताजी ने हमको हमेशा प्रमोट करने का काम किया, जो हमने चाहा, कहा कि आगे बढ़िए, कोई बात नहीं। चूँकि साधारण भी ना कही, बल्कि गरीब परिवार से कही है। गरीब परिवार में कोई साधन नहीं थे, किराए का मकान था, कोई साधन भी नहीं थे, तो उसके बावजूद भी ईश्वर की कृपा से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मुझको लगता है कि माता पिता का आशीर्वाद तो सभी के साथ रहता है, ईश्वर की कृपा भी होती ही है। पर मेरे संगठन, मेरे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, संगठन के लोगों का, और बाद में भारतीय जनता पार्टी का एक विश्वास, जो टूट विश्वास उन्होंने, और हमको ने भी उसको पोषित करने का काम किया। बस मुझे इस बात का भरोसा है कि सन 74-75 से लेकर के आज तक मैं ना कभी रुका, ना कभी झुका, और कभी मेरे पीछे मुड़ के नहीं देखा। मुझको नहीं याद पड़ता कि एक आध बार हम परिवार के साथ कहीं घूमने गए तो अलग बात है, पर हम कभी एक दिन भी हमने विश्राम किया। जी, मैं उसी बहाना चाहता कि 2016 का उपचुनाव बड़ा चर्चित चुनाव था। 2016 का उपचुनाव था, उससे पहले मैं नगर पालिका अध्यक्ष भी रहा हूँ 2006 से 11 तक। तो उसका भी बड़ा शानदार एग्जाम्पल है। माननीय नागेंद्र सिंह जी हमारे प्रदेश के संगठन मंत्री थे, और मैंने विधानसभा का टिकट मांगा था, नगर पालिका टिकट नहीं मांगा। तो मेरी क्षेत्र में लोकप्रियता इतनी थी, ईश्वर में अहंकार नहीं कर रहा हूँ, ईश्वर से डर के ये बात मैं कह रहा हूँ कि लोकप्रियता इतनी थी, मैंने नगर पालिका टिकट नहीं मांगा। तो नागेंद्र जी का फोन सीधे मेरे पास रात को 11 बजे आया कि कपिल जी, पार्टी ने तय किया है कि तुमको नगर पालिका लड़नी। मैंने कहा भाई साहब, मैं तो नहीं टिकट मांग रहा। उन्होंने कहा नहीं, पार्टी का निर्णय है, नगर पालिका लोगों की रिपोर्ट ये है कि नगर पालिका चुनाव केवल तुम ही जीत सकते हो, और पे हमको डाउट है। नगर पालिका जीतोगे तो फिर विधायक भी बन जाओगे। तो नागेंद्र जी के उस बात का, संगठन महामंत्री होने के नाते, राजेंद्र जी हमारे वर्तमान में सांसद हैं, वो हमारे क्षेत्रीय मंत्री थे, उनका आदेश था, तो संगठन के नाते मैंने उसका पालन किया। 27,000 मतों से 25 सभासदों के साथ हम चुनाव जीते, बड़े ठस्से के साथ, मजबूती के साथ 5 वर्ष नगर पालिका चलाई। उसके बाद 2016 में पार्टी ने मुझको विधानसभा का चुनाव, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उपचुनाव पे पूरे प्रदेश की पूरी पार्टी, बाई इलेक्शन सरकार का माना जाता है। प्रदेश में हम चुनाव, चूंकि हम सरकार में नहीं थे, तो प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए, और केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो इसलिए 2016 का चुनाव जीतना पूरे प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव था। ईश्वर की कृपा है जी। और मेरा छोटे छोटे 2-3 नारे थे प्रतिष्ठा का, कि आज भी, कल भी, ये मेरा नारा था, कल भी, आज भी, कल भी, यानी कल भी मैं था, आज भी आपके साथ हूँ, कल भी मैं पद पे रहूँ ना रहूँ, आपके साथ रहूँगा। एक नारा छोटा सा दिया, दिन हो या रात, कपिल देव आपके साथ, छोटा सा नारा, लोगों को अपील कर गया, दिन और रात कपिल देव आपके साथ, दिन हो या रात कपिल देव आपके साथ। तो हूँ, एक्चुअल में हूँ। मेरे क्षेत्र में आप जाइए, कोई आपको नहीं कहेगा कपिल देव हमारे साथ। क्या बात है। हर व्यक्ति समझता कपिल देव हमारा अपना है, बड़े से बड़ा आदमी, गरीब से गरीब। एक छोटा नारा मैंने और दिया, बहू बेटी के सम्मान में कपिल देव मैदान में। तो चूंकि उस समय का माहौल इस ढंग का था, तो लगा कि नहीं, और चूंकि मैंने अपने प्रैक्टिकल अपने जीवन को जिया, तो जीने के कारण से लोगों को लगता नहीं कपिल देव जो कह रहा हो ठीक था। मेरे व्यक्तिगत नारे थे, चूंकि हम सरकार में थे नहीं, तो हमारे क्षेत्र को देख कर नारे लगाए, और जनता ने स्वीकार किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में करीब सारे मंत्री, चूंकि मुजफ्फर में 2013 में दंगा हो चुका था, और वो समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की सीट थी,
और हमारे लिए प्रतिष्ठा की सीट थी। मैं ईश्वर का, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं का और जनता का, आपके चैनल के माध्यम बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक ज़मीन उन्होंने मुझको देने का काम किया, जो मैं आपके सामने आज यहाँ बैठा हूँ। अग्रवाल जी, अभी आपने कहा कि मैंने नारा दिया, और नारा जो है राजनीति में बड़ा असर करता है। जैसे नारे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा, जय जवान जय किसान। तो क्या आपको लगता है कि आपने जो नारे बनाए इनका भी बड़ा असर पड़ा राजनीति में? ये बच्चों में एक्चुअली ये नारे मुझे किसी दिए नहीं, ये मेरे अपने दिमाग की उपज थी, और जो मेरा दिल कह रहा था, जो मैंने जनता को दिया, अपने लोगों को दिया, उसी को मैं धरातल पे लाने का काम किया। वो छोटे छोटे नारे थे, कार्यकर्ता जाके नारे, बड़ा असर पड़ता है नारों का पड़ा, स्लोगन्स लगते थे, और छोटे नारे तो लोग याद जल्दी रहते थे, तो उससे एक बहुत शानदार उसके अंदर माहौल बना। और जो लोगों जो हमने कहा उसको हमने करके भी दिखाया। देखिए, विकास कार्य कम ज़्यादा हो सकते हैं, पर जनता को चाहिए अपने प्रतिनिधि को उपलब्ध था और सहज उपलब्ध था। आज मंत्री के रूप में अगर मैं हूँ तो कम से कम अपने क्षेत्र में मंत्री नहीं हूँ, अपने क्षेत्र में विधायक भी नहीं हूँ। अपने क्षेत्र में किसी की मोटरसाइकिल पे, किसी के स्कूटर पे, किसी ठेले वाले के साथ खड़े होकर गपशप कर लिया। अगर 1 किलो सेब खरीदे तो 2 मिनट उसी की बातचीत, अच्छी बात, फल वाले से बातचीत कर ली, फल वाले से बातचीत कर ली। उसको नहीं लगता कि पिल्ले मंत्री है। जब मैं घूमता हूँ तो बिल्कुल सहज भाव से जनता के बीच में जनता की तरह रहता हूँ, तो मुझको मजा आता, उनको मजा आता। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। क्या बात है यार, नई बाइक। बस यार, तुम्हें पता है इसमें डिस्क ब्रेक्स है फ्रंट और बैक में, एआई से चलती है और ऐप से सब कुछ कंट्रोल होता है। वो सब तो ठीक है भाई, मगर देती कितना है? जीरो। हाँ, जीरो। इलेक्ट्रिक बाइक है ना, तो जीरो पोल्यूशन, और तो और जीरो रोड टैक्स और जीरो रजिस्ट्रेशन फी, लेकिन सिर्फ दिल्ली में। तो फिर एक राइड तो बनती है। हाँ, व्हाई नॉट। दिल्ली गवर्नमेंट की ईवी पॉलिसी के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स खरीदने पर 1.5 लाख तक की सब्सिडी मिलती है, वो भी बिना किसी रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस के। ये सब्सिडी दिल्ली में 150 से भी अधिक इलेक्ट्रिक व्हीकल मॉडल्स पर लागू होती है। स्विच दिल्ली। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो मानसिक और आर्थिक रूप से चोट करती है, लेकिन LIC का कैंसर कवर है तो आपकी आर्थिक क्षमता बनेगी कैंसर प्रतिरोधी। आज ही LIC एजेंट या निकटतम शाखा से संपर्क करें। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। मैं सहारा इंडिया परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने 300 शहीद परिवारों की पूरी देखभाल करने का जिम्मा लिया है। हमें विश्वास है कि इस तरह के और भी परिवार मैदान में आएंगे और देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कपिल देव अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, लॉकडाउन यानी कि कोरोना की महामारी में तमाम मजदूर पूरे देश से अपने प्रदेश आए, उनके लिए रोजगार के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने की है और अभी तक कितना रोजगार उपलब्ध कराया गया? देख, बहुत बड़ी चुनौती कोरोना थी। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से बधाई दूंगा देश की जनता को, जो लॉकडाउन पता ही नहीं था लॉकडाउन क्या होता है। उसके बावजूद ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आवाज़ को उन्होंने शक्ति देने का काम किया। उत्तर प्रदेश 23 करोड़ की जनसंख्या वाला प्रदेश है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा प्रदेश है। स्वाभाविक है कि तो हमारे लोग भी अन्य सब प्रदेशों के अंदर बहुत वर्षों से, कोई 5 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष से जाकर बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर काम कर रहे थे, नौकरी करते, अपने परिवार को लेकर चले गए। प्रधानमंत्री ने आह्वान किया कि नहीं, आपको वहीं रहना है। इंडस्ट्री से आह्वान किया कि नहीं, सबको वेतन देना है, उनको वहाँ से विस्थापित नहीं करना है। कर्मचारियों से आह्वान किया कि नहीं, आपको वहीं रहना है। पर चूंकि इंडस्ट्रियाँ बंद हो गई और वहाँ उनको कोई आसान नजर नहीं आया, तो कुछ लोग वहाँ रुके। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने उस कोरोना काल के अंदर उन सब कर्मचारियों को, अपने श्रमिकों को पैसा देने का काम किया, वेतन देने का काम किया। ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, लेकिन कुछ लोग उनको लगा कि यहाँ से चलना चाहिए। सरकार ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की, केंद्र सरकार ने भी, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो लोग आए। तो जो लोग विस्थापित होकर के आए तो उनको माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा ये मानव संपदा है। यानी मुख्यमंत्री को मैं बधाई दूंगा कि वो इनको देखकर विचलित नहीं हुए।
उन्होंने ये नहीं कहा कि इतना बड़ा प्रदेश, इतने सारे लोग, जहाँ पहली गरीबी से जूझ रहे हैं, इतने लोग आएंगे तो मैं कहाँ रखूँगा। सब गाँव में जा करके लेखपाल के माध्यम से, आंगनबाड़ियों के माध्यम से, हमारे सरकारी कर्मचारियों के माध्यम से हमने उनकी स्किल मैपिंग कराने का काम किया। एक गाँव के अंदर मान लो 200 लोग आए, उन 200 लोगों में लोग क्या क्या काम करते हैं, वो मजदूर हैं, वो प्लम्बर हैं, वो टंकी का काम करते हैं, वो बिजली का काम करते हैं, वो सोफे का काम करते हैं, वो किसी फैक्ट्री में काम करते थे, उनके लिए यहाँ पे रोज़गार नहीं है। तो जो इस प्रकार के रोज़गार थे जिनका काम प्रदेश के अंदर था, उनकी हमने मैपिंग कराई। जो ऐसे लोग थे वो किसी सीमेंट फैक्ट्री में काम करता था मान लो, तो सीमेंट फैक्ट्री हमारे यहाँ मान लो यहाँ पे नहीं है या उतनी नहीं है। वो किसी कपड़ा मिल में काम करता था, वो कपड़ा मिल मान लो उसके जनपद में नहीं है, तो उनकी मैपिंग हमने अलग से कराने का काम किया। और जितना रिकॉर्ड था वो सारे लोगों की स्किल मैपिंग करा करके सबको हमने आरपीएल से जोड़ने का काम किया। जो प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, सर्टिफिकेट दिए जा रहे हैं, उन सर्टिफिकेट का कुछ फ़ायदा मिलेगा उन लोगों को? सर्टिफिकेट फ़ायदा ये है कि एक आदमी को काम करना चाहता है, वो मैकेनिक है, टेक्निकल काम जानता है, पर टेक्निकल होने के बावजूद उसके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है। आज सर्टिफिकेट की वैल्यू है, जो सर्टिफिकेट हम दे रहे हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज है, इंटरनेशनल लेवल पे उसकी मान्यता है। यानी अगर वो जाके सर्टिफिकेट दाता है कि साहब मैं डिपार्टमेंट से सर्टिफाइड हूँ, तो एक तरीके से उसकी वो बेसिक क्वालिफिकेशन हो गई। अभी तक मजदूर लगता था, आज वो मजदूर नहीं, आज वो टेक्निकल है। और हमने उसकी ट्रेनिंग भी दी, उसका प्रशिक्षण भी कराया और उसका एग्जाम भी लिया कि वो काम जानता है कि नहीं जानता। अग्रवाल जी, उत्तर प्रदेश के युवाओं की अगर बात की जाए तो व्यवसायिक शिक्षा के मामले में अन्य प्रदेशों से वो पीछे माने जाते हैं। उनको कैसे आगे लाया जाए, इसके लिए सरकार क्या कर रही है, आपका विभाग क्या कर रहा है? नहीं, मुझको लगता है इसकी जानकारी शायद आपको पूरी शायद ना हो। हम प्रदेश में, हम बड़ा प्रदेश है, बिल्कुल ये बात भी सत्य है कि हमारे यहाँ जब प्रदेश बड़ा है तो युवाओं की संख्या भी ज़्यादा है, युवाओं की संख्या तो बेरोजगारों की संख्या भी ज़्यादा है, लेकिन हम लगातार उनको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा कि नहीं हम पीछे नहीं, हमारे प्रदेश की स्थिति पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नंबर 1 और नंबर 2 पर है, और लगातार हमारा प्रदेश, हमारा विभाग उस पर काम करने का काम कर सका है। मैं आपको एक आंकड़े के साथ अपना ये चीज़ बता सकता हूँ कि जो हमारे अभी सर्टिफिकेट हम लोगों को मिला, तो 10 एग्ज़ाम उसके अंदर हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरे हिंदुस्तान के अंदर 10 कंपनियों को सर्टिफाइड करने का काम हुआ। उसमें 4 सर्टिफिकेट हमारे पास हमको मिले जो नेशनल लेवल पे उनको मिलते हैं, और हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी उनको हमको देने वाले हैं। वो सर्टिफिकेट 4 सर्टिफिकेट हमको मिले। सरकार नए ITI सेंटर खोल रही है, लेकिन संसाधन तो इतने हैं नहीं, संसाधन कहाँ से लाएंगे? देखिए, वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हमारे लिए है, पर मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, हर चीज़ की बारीकी से समीक्षा करते हैं। 47 ITI हमारे नए आ रहे हैं, कुछ की बिल्डिंग तैयार है, कुछ की होने वाली, काम चालू होने वाला है, पर ITI भी ज़रूरी है। संसाधन यहाँ तक बात है तो हमारे विभाग में जो वैकेंसीज हैं, मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विभाग की अलग अलग समीक्षाएं की, जो वैकेंसीज हैं उनको फिलअप करने का उन्होंने टारगेट निर्देशालय को दिया। निर्देशालय उसमें अपना काम कर रहा है। उसके अलावा भी प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर भी हम लोगों को रख रहे हैं, उनको शिक्षकों को भर्ती करके अनुदेशक उनको रख रहे हैं, उन सब काम दे रहे हैं। इसके अलावा PPP मॉडल पे भी हम ITI दे रहे हैं। तो यानी हमने ये क्या, ये काम तेज़ी से हो जाए, जल्दी हो जाए, कुछ युवाओं को रोज़गार मिल जाए, तो PP मॉडल पे भी हमने क्या किया कि जो हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई हैं उनको हम ऑफर हमने मांगे, जो इस सेक्टर के अंदर काम करते हैं या पहले से ITI चलाते हैं या पहले पॉलिटेक्निक या इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको हम बिल्डिंग देंगे, उनको माहौल देंगे, और वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर खड़ा करके और युवाओं को एडमिशन करके उनको प्रशिक्षण देने का काम करेंगे। तो क्या ये काम तेज़ी से हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। तो जो बिल्डिंग खड़ी है हमारी, वो खाली नहीं, बिल्डिंग का सरकार का पैसा जो लगा है उसका सही सदुपयोग हो जाएगा, और उससे युवाओं को काम करने का मौका मिलेगा, प्रशिक्षण का मौका मिलेगा। और हमको लगता है कि अच्छा योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है, हम इसे बहुत तेज़ी से हम काम कर रहे हैं। कौशल विकास और व्यावसायिक शिक्षा दोनों की किन किन सेक्टर्स में ज़्यादा मांग है? सब में है। देखिए, व्यवसाय शिक्षा में वो बच्चे आते हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर लिया, उसके बाद एक मेरिट बनती है, फॉर्म भरते हैं, अपने सेक्टर चुनते हैं, उसी सेक्टर में जहाँ जहाँ एडमिशन होता है उसको वहाँ देते हैं। तो उसमें बहुत सारे, अभी जैसे एरोनॉटिक्स में बहुत ज़्यादा डिमांड है। जब मुख्यमंत्री जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर मंडल को हम हवाई यात्रा से जोड़ेंगे, और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई यात्रा करेगा, इसका मतलब एरोप्लेन की आवश्यकता बढ़ रही है। हर मंडल को जोड़ा जा रहा है एरोप्लेन से, एरोप्लेन जुड़ेगा तो उस सेक्टर के अंदर उसमें रोजगार की संख्याएं बढ़ेंगी, उसमें काम करने वाले लोग, उसमें टेक्निकल करने वाले लोग, उसमें एयरपोर्ट पे काम करने वाले लोग, उसमें कंप्यूटर पे बैठने वाले लोग, उसमें चतुर्थ श्रेणी के लोग,
तो सब प्रकार के लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें स्किल की जरूरत पड़ेगी। तो हमारे एरोनॉटिक्स के अंदर, ITIs के अंदर भी और प्राइवेट सेक्टर यानी कौशल के अंदर भी हम दोनों जगह प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं। ये बड़ी डिमांड उसके अंदर आ रही है। हम लोगों को मार्केटिंग सिखा रहे हैं। तो जो MBA करके आते हैं तो MBA की बड़ी डिग्री होती है, पर जो उसके नीचे के लोग हैं, जैसे दुकान पर सेल्समैन है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी आ रही है, मल्टीनेशनल कंपनी आ रही है, उनको सेल्समैन की जरूरत है। MBA मांगता 25,000 रुपया, 20,000 रुपया। हमारा एक्सपर्ट जो नौजवान है 12,000, 15,000, 18,000, 20,000 में काम करता है। अनुभव के बाद वो भी 40,000 का हो जाता है, पर स्टार्टिंग में उसकी वेतन उसका कम होता है। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में यहाँ पर लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी जो मानसिक और आर्थिक रूप से चोट करती है, लेकिन LIC का कैंसर कवर है तो आपकी आर्थिक क्षमता बनेगी कैंसर प्रतिरोधी। आज ही LIC एजेंट या निकटतम शाखा से संपर्क करें। LIC का हो साथ तो फिक्र की छोड़ो बात। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं कपिल देव अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी मंडल स्तर पर कौशल विकास के कुछ मेले लगाए जाएंगे, रोजगार सृजन के मेले लगाए जाएं, लेकिन कोरोना कार्यकाल के दौरान वो नहीं हो पाए। तो आगे क्या योजना है? देखो, तो पूरा देश ही ब्रेक हो गया, तो लगभग 10 महीने हमारे निकल गए उसके अंदर अभी तक। उसके बावजूद भी जैसी स्थिति सामान्य होनी शुरू हुई है, मेले लगने हमारे शुरू हुए। कौशाम्बी में मेला लगा है, काशी में लगा है, हमारे मुजफ्फरनगर में लगा है, बिजौर में लगा है, शामली में लगा है और लखनऊ के अंदर लगा है। इन रोज़गार मेलों के माध्यम से कंपनियों को स्किल्ड मिलने का काम होता है। जो हमारे सेवा योजना अधिकारी हैं, हमारे ITI के अधिकारी हैं, हमारे ZDs हैं, उन सब मल्टीनेशनल कंपनीज़ को, स्टेट कंपनीज़ को, राष्ट्रीय स्तर की कंपनियों को, उनको बुलाते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। और उनके जब वो कंपनी के ऑफिसर्स आते हैं तो ऑन स्पॉट उनका इंटरव्यू होता है। और उसमें केवल हमारा ऐसा नहीं कि केवल कौशल विकास के युवा होंगे, उसमें जो भी पोर्टल पे पंजीकृत है वो सब ऐसे युवक और बेटियां हमारी उसके अंदर आती हैं और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल जाती है। जो प्रधानमंत्री का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है, मुझको लगता है हमारे कौशल विकास के जो मेले लग रहे हैं, रोजगार के मेले लग रहे हैं, उनमें से वो काफ़ी पॉजिटिविटी के साथ। और मैं शुरू में ये बात आपसे कही कि जब युवा को रोज़गार मिलता है तो केवल एक बच्चे की रोज़गार नहीं मिलता, उसके परिवार को, उसके गांव को एक आत्मनिर्भर होने का एक अवसर मिलता है। एक परिवार के अंदर एक प्रसन्नता आती है, चेहरे पर मुस्कान आती है कि नहीं, तुम्हारा बेटा चला गया, आगे बढ़िए। तमाम जितने भी कौशल विकास की योजनाएं हैं, सरकारी योजना है, उनका लाभ तभी है जब उससे रोजगार सृजन हो। तो अभी तक ऐसी कितनी योजनाएं रही जिससे आपने रोजगार दिया युवाओं को? नहीं, देखिए, आप थोड़ा समझिए हमारे डिपार्टमेंट को, थोड़ा टिपिकल डिपार्टमेंट है। जितने हमारे ट्रेनिंग पार्टनर्स होते हैं, हमने उनको टारगेट दिया, मान लो किसी को 200 कैंडिडेट्स का या 500 कैंडिडेट्स का, कि आपको अलग अलग जनपदों में इनको ट्रेनिंग देनी है। तो जिस जनपद में जैसे माने मुख्यमंत्री का ODOP, एक जनपद एक उत्पाद, तो उसको भी हमने जोड़ने का काम किया। तो वो जनपद के युवा कहीं और न जाएं, उन अपने ही जनपद में उनको काम करने का मौका मिले। या वहाँ की जो इंडस्ट्री है, मान लो मेरे यहाँ पेपर मिले हैं, 32 पेपर मिले मेरे शहर के अंदर है। ऐसे कानपुर बहुत बड़ा हब है, नोएडा बहुत बड़ा हब है, गाजियाबाद बहुत बड़ा सेंटर है, और छोटी छोटी इंडस्ट्री तो हर जनपद के अंदर होती है। वहाँ किस प्रकार की स्किल की आवश्यकता है, हम उनको, हमारी जो कंपनियाँ, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं, उनको उसी प्रकार का स्किल देने का काम करती हैं, ताकि उनको वहीं पर रोजगार मिल जाए, उनको परिवार भी ना छोड़ना पड़े। और वहीं पे ऐसे मिला करके इस वर्ष के अंदर 5 लाख युवाओं को ट्रेनिंग हम लोगों ने देने का काम किया। 2 लाख युवाओं को जॉब देने का हमारा टारगेट था, वो हमारा पूरा हो रहा है। मार्च का डाटा हमारे पास आ जाएगा। अग्रवाल जी, एक बात आपने कही कि एक जिला एक उत्पाद, ऐसे कितनी जगह हैं, ऐसे कितने ज़िले हैं जहां पर आपकी योजना सफल हुई, यानी कि उन जिलों ने एक उत्पाद वहां पे अपना डेवलप किया और आज वो सफल हुआ? अभी हुनर हाट यहाँ पर हुआ, हालांकि मेरे हुनर हाट यहाँ पे हुआ, हमारे विभाग का नहीं था, पर वहाँ पे आप जाकर आपने गए हो या भी कैमरे की टीम गई हो, तो वहाँ उन सब हुनर के लोगों को हमका मतलब सरकार ने मार्केट देने का काम किया। मुख्यमंत्री लगातार ऐसे युवाओं को स्टार्टअप के माध्यम से भी और युवा हब के माध्यम से भी ऐसे सब लोगों को लोन, उनका प्रशिक्षण, जो विश्वकर्मा सम्मान योजना है उसके अंदर भी ऐसे सब लोगों को, विश्वकर्मा सम्मान योजना के अंदर भी हमारे सब ऐसे श्रमिकों को उनको प्रशिक्षण देना, उनको लोन देना, बैंक से ऋण दिलवाना, उनका संरक्षण देना, ये लगातार, यानी हर प्रकार का संरक्षण उस सरकार के द्वारा जिसकी जैसी आवश्यकता है। तो 2 लाख का टारगेट हमारा, हम उसको टारगेट पूरा करेंगे। युवाओं को इंटर्न
के रूप में जोड़ने की व्यवस्था की गई थी, मतलब इंटर्न्स के रूप में उनको जोड़ा इंटर्नशिप जाए। है। हाँ, इंटर्नशिप, तो इंटर्नशिप जो है, उसका क्या हुआ? ये इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप जो है, इंटर्नशिप में ये किया हमने कि केंद्र सरकार ने, अभी तक क्या होता था कि इंडस्ट्री को, युवाओं को प्रशिक्षण देना जरूरी होता, ITI करने के बाद इंटर्नशिप उसको बोलते हैं। इंटर्नशिप में वो जरूरी नहीं कि दे, कंपलसरी नहीं था, वो हमने कंपलसरी किया। सबसे बड़ी बात ये, अब प्रत्येक इंडस्ट्री को, प्रत्येक सरकारी डिपार्टमेंट को भी इंटर्नशिप करानी ही पड़ेगी, एक बात। नंबर 2, केंद्र सरकार ने 1500 रुपया और उत्तर प्रदेश सरकार ने 1000 रुपया, ऐसे मिला के 2500 रुपया हम इंडस्ट्री को देंगे और इंडस्ट्री उस पैसे के साथ उस युवा को देने का काम करेगी। तो क्या होगा कि ITI करने के बाद जब उसका प्रशिक्षण हो जाएगा तो उसका अनुभव हो जाएगा, उसको फिर रोजगार से जुड़ने का काम मिलेगा। तो हमको लगता है ये भी एक बहुत बड़ी योजना, लगातार हमारे मुख्यमंत्री जी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हमसे बातचीत करते हैं, हमारे विभाग के अधिकारियों से बातचीत करते हैं, प्रधानमंत्री स्वयं इसकी समीक्षा करते हैं। अग्रवाल जी, अगर हम कहें कि आपके विभाग की 3 बड़ी उपलब्धियां, तो आप किन किन उपलब्धियों के नाम चाहेंगे? ये सारी उपलब्धियां मैंने आपको गिनवाई हैं। इंटर्नशिप का एक बड़ा काम हम लगातार कर रहे हैं, युवा हब के माध्यम से भी हम लगातार काम कर रहे हैं। हमने एक और कौशल समितियां जनपद में बनाई हैं, जिसकी चर्चा मैंने आपसे की। तो जनपद के अंदर किस प्रकार के कौशल की आवश्यकता, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बन रही है और उनको हमने 2-2 लाख रुपए का टारगेट केवल युवाओं को सर्च करने के लिए दिया है कि उस जनपद में किस किस चीज़ की आवश्यकता है, वहाँ का युवा क्या चाहता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या चाहता है और वहाँ पे कैसे युवाओं को किस स्टेट के अंदर रोजगार मिल सकता है। तो वो लगातार हम करने का काम कर रहे हैं। कौशल सतरंग के माध्यम से भी, जो मुख्यमंत्री ने उसका उद्घाटन किया था मार्च में, पिछले मार्च में, उस कौशल सतरंग के माध्यम से भी एक बड़ा छलांग हमारे विभाग ने लगाने का काम किया। हमारा कानपुर IIT से भी MOU साइन हुआ है कि उसके माध्यम से हमारे बच्चे जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिफाइड बच्चे हैं, तो IIT कानपुर भी उनको प्रशिक्षित करने का काम कर रहा है ताकि और बड़ी कंपनी में और इंटरनेशनल कंपनियों में काम कर सकें। हमारे युवा, प्रशिक्षित युवा इंटरनेशनल लेवल पे यानी विदेशों के अंदर भी जाने का काम कर रहे हैं और मुझको लगता है कि प्रत्येक सेक्टर के अंदर बहुत तेज़ी से हमारी गति लगातार बढ़ रही है। अग्रवाल जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, काफ़ी साल से काम कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे पहले आपने उनके साथ काम नहीं किया होगा, अब अगर काम कर रहे हैं तो उनसे आपने क्या क्या सीखा? मंत्री बने मुझको 1.5 वर्ष हुआ है, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को बहुत दिनों जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये अपने काम के प्रति संवेदनशील भी हैं और काम के प्रति जिद्दी भी हैं। जिद्दी अलग अलग प्रकार के होते हैं, पर मुख्यमंत्री जिद का मतलब ये है कि जो उनको मन में उनको लगता है कि नहीं ये मुझको करना है, उसको करते हैं, उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जवाबदेही सरकार है, हम केवल मौज मस्ती करने के लिए विधायक, मंत्री और सांसद नहीं है, जवाबदेही सरकार। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात हुई है, उत्तर प्रदेश के अंदर जो परसेप्शन बदलने का योगी आदित्यनाथ जी ने किया कानून व्यवस्था के अंदर, कैसा माहौल था, गुंडई, मुंह में आप जाइए, बड़ी बड़ी मूछों वाले लोग, इतनी गुंडई और आतंक उनका था, जो वो चाहते थे, जहाँ वो खड़े होते थे वहाँ से लाइन इशू होती थी, चाहे फिर आजम खान हो, चाहे मुख्तार रहे हों, चाहे अतीक रहे हों या कोई और रहे हों। और भी जनपदों में छोटे छोटे बहुत सारे लोग थे जिनके सिंह निकल आए थे, जिनके नाम का खौफ था। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे सब संगठनों को और संगठनात्मक गुंडई को, व्यक्ति गुंडई तो छोटी मोटी अभी भी किसी होती, जो संगठनात्मक गुंडई थी, जिनका आतंक लोगों में चलता था, उनको समाप्त करने का, ये जो चीज़ें योगी आदित्यनाथ जी ने करने का काम किया है, वास्तव में बधाई दूंगा उनकी कार्यशैली को। और उनसे प्रेरित होकर के हम भी और अधिक मेहनत करते हैं, हमसे कोई छोटी मोटी कोई चूक ना हो जाए, कहीं लापरवाही ना हो जाए। तो जब नेतृत्व तो बढ़िया काम करता है तो उनकी टीम भी बढ़िया काम करती है। क्या कहना चाहेंगे, जो किसान आंदोलन हो रहा है वेस्टर्न यूपी के लोग ज़्यादा उससे जुड़े हुए हैं, तो इसका समाधान कैसे होगा? देखिए, सच्चाई तो ये है कि एक किसान आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से या हरियाणा से, सब जगह अलग अलग समस्याएं होती हैं। वेस्टर्न यूपी की किसान आंदोलन में क्या भूमिका वेस्टर्न है? यूपी की किसान आंदोलन ठीक है, ऊपर आंदोलन कर रहे हैं, पर कुछ राजनीतिक लोगों ने उसको संरक्षण देकर के, जब किसानों ने कुछ ही आंदोलन करने का काम शुरू किया, तो किसानों की बातचीत लगातार हमारे कृषि मंत्री से, अन्य मंत्री से हो रही थी, वो बातचीत समाधान में थी। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जिनके पास जमीन खत्म हो गई, जिनकी जमीन सरक गई, जिनको लोगों ने नकार दिया, जिनको लोगों ने विधानसभा में, लोकसभा में नहीं भेजा, उन्होंने उनके कंधे पर चढ़ करके, उनके कंधे बंदूक रख के भाषण देने का काम शुरू किया। ये सबसे खराब दृश्य किसान आंदोलन का रहा। और मैं किसान आंदोलन के नेताओं से भी विनम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि अपना आंदोलन चलाएं, बातचीत करें, समाधान निकालें, जो आपको अच्छा लगता है वो करें, पर ऐसे लोगों को मंच देने का काम ना करें जो आपके कंधे पर रख करके इस माहौल को खराब करना चाहते हैं।
उन सब लोगों ने जिनके पास, जिनकी सभा में 5 आदमी नहीं आते थे, जिनको लोगों ने नकार दिया, जिनको लोगों ने पप्पू साबित कर दिया, जिन्होंने लोगों ने सांप्रदायिकता के आधार पे रिजेक्ट कर दिया, ऐसे सब लोग किसान 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 चिल्ला करके उनके कंधे बंदूक चला रहे। किसानों से मेरा निवेदन है, अपनी बात रखें, हमारा नेतृत्व उसको तय करेगा, मेरा विषय वो है भी नहीं, पर ऐसे लोगों को कम से कम मंच देने का काम करें। ये किसानों की धार को, किसानों की बात को ये विस्मित करने का काम कर रहे हैं, उसको खराब करने का काम कर रहे हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, और नेतृत्व को जो लगातार संवेदनशील है उस पर कहीं ना कहीं टिप्पणी करके उसको खराब करने का काम। अग्रवाल जी, युवाओं को रोजगार की काफ़ी आवश्यकता है प्रदेश में, तो आप युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको कैसे रोजगार मिले? देखिए, मैं क्या संदेश दूंगा, प्रधानमंत्री ने संदेश दिया है, मैं उसी संदेश को जोड़ना चाहता हूँ कि जो नई शिक्षा नीति आई है, उस शिक्षा नीति में कक्षा 6 से 8 तक, कक्षा 9 से 12 तक और 12 के बाद आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब आफ्टर 12th, हम नई शिक्षा नीति में शुरू से ही, ये मेरे बहुत ही सौभाग्य का विषय है कि पूरी शिक्षा नीति कहीं ना कहीं कौशल विकास के दाएं बाएं घूम रही है। इस शिक्षा नीति में कक्षा 6 से 8 तक, यानी बच्चों को प्राइमरी स्टेज से ही उनको स्किल्ड करने का हम काम करें। वो बच्चा आगे जाकर के ग्रेजुएट बन जाए, इंजीनियर बन जाए, साइंटिस्ट बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो पायलट बन जाए, वो विदेश में जाके नौकरी करे, हमें इसमें अच्छी खुशी होगी। पर अगर नहीं कर पाया तो जब वो कौशल विकास से जुड़ के कक्षा 6 से 8 तक और 9 से लेकर 12 तक जब उसका स्किल डेवलपमेंट होगा, कुछ हुनर उसके हाथ में होगा, तो कम से कम वो अपने लायक और अपने परिवार के साथ बन जाएगा। तो आपके माध्यम से युवाओं से मेरा निवेदन है कि उनके व्यक्तिगत जीवन में उन पर कोई स्किल आना ही चाहिए, ताकि भगवान न करे वो नहीं कर पाया जो करना चाहता था, तो कम से कम वो आत्मनिर्भर हो जाएगा। ये थे उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल जी, जिनका कहना है कि प्रदेश में युवाओं के लिए नए रोजगार सृजन हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश पूरी तरह से विकास के पथ पर अग्रसर है। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड। सहारा।